हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि इतिहास में आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत के इतिहास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता एक भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता ताम्र पाषाणिक काल से जुड़ी हुई है, अर्थात इस समय मनुष्य तांबे का उपयोग या कांसे का उपयोग करते थे। उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र पाषाणिक युग से जोड़कर देखा जाता है। यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है क्योंकि इस समय जो भी इस समय की खुदाई में साक्ष्य प्राप्त हुए, उन पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसको एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोला जाता है और यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है क्योंकि उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार माना जाता है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट डेट इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह सभ्यता धीरे धीरे ग्रो हुई और धीरे धीरे इसका अपने पीक पर पहुंची और फिर धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हुआ, मतलब धीरे धीरे ये समाप्त हो गई। तो इसका प्रारंभिक चरण 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिस समय इस सभ्यता के लोगों ने धीरे धीरे अपना विकास करना शुरू किया, अपनी शहरों का विकास किया, अपनी संस्कृति का विकास किया। उसके बाद आता है विकसित चरण, जब यह सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो गई। यह समय 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का। 2600 ईसा पूर्व के समय से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में यह सभ्यता अपने पीक पर थी, मतलब इसका विकास पूरी तरह से हो चुका था और ये बहुत ही समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी उस समय की। इसके बाद आता है इसका अंतिम चरण, जब ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगी, धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होने लगा, लेकिन वो भी बहुत ही धीरे धीरे हुआ क्योंकि इसको भी होने में 400 से 500 साल लग गए। तो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक के समय को इसका हम अंतिम चरण कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ विश्व में अलग अलग जगहों पर और भी विकसित सभ्यताएं थीं, जिसमें से मुख्य है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में थी और मिस्र की सभ्यता जो कि मिस्र में थी। ये सभ्यताएं भी विकसित थी, किंतु सिंधु सभ्यता और इन सभ्यताओं में अंतर ये है कि इनकी लिपि, नगर योजना और धर्म की मान्यताएं ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थी, इसलिए हम इन सभ्यताओं को सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का इस सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे, ये हमें इतिहास से पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अचानक से हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जब लाहौर कराची की रेल परियोजना बन रही थी, उस समय रेलवे ट्रैक्स पर जब जो मजदूर काम कर रहे थे, 1856 ईस्वी की बात है। तो उस समय वहाँ पे काम करते वक्त उन लोगों ने रेलवे लाइन पे बिछाने के लिए क्या किया, पास में एक उजड़े नगर से ईंटें लाकर उसको तोड़ तोड़ कर रेलवे लाइन में डालने लगे। तो रेलवे लाइन में जब वो ईंटें डालने लगे तो वहाँ जब कुछ अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये ईंटें वो कहाँ से ला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये ईंटें वो पास के किसी उजड़े हुए गांव से लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर उन लोगों ने जब देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता का विकास था पहले, जो अभी उजड़ चुकी है। तो उस समय तो उस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, विशेष ध्यान नहीं दिया गया, किंतु अलेक्जेंडर कनिंघम जो उस समय ASI के चीफ थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने वहाँ से कुछ हड़प्पा कालीन सीलों को एकत्र किया और उनको प्रकाशित भी किया था। उसके बाद सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, उस समय ASI चीफ या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे सर जॉन मार्शल, तो उनकी अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर की खोज की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके अलावा उसी के एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में एक और बड़े नगर की खोज की जो कि मोहनजोदाड़ो है।
मोहनजोदाड़ो को अब तक सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर माना जाता था, क्योंकि जितने भी नगरों की, जितने भी पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई उसमें से सबसे जो विस्तार में बड़ा नगर था वो था मोहनजोदाड़ो। लगभग 2000 नगरों की खोज की गई है, 2000 साइट्स की खोज की गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा था मोहनजोदाड़ो। किंतु क्या हुआ, अभी रिसेंट में जब भारत में राखीगढ़ी नामक स्थान में खुदाई का काम शुरू हुआ तो वहाँ पे उन लोगों को पता चला कि ये जो राखीगढ़ी का स्थान है ये तो मोहनजोदाड़ो से भी काफ़ी विस्तृत है, जिसमें अभी खुदाई का काम अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी आगे देखते हैं। फिलहाल अभी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी साइट जो है वो है भारत की राखीगढ़ी। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पुरातात्विक स्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों, उसमें से मुख्य है सरस्वती, उसी के आसपास थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। जब सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था, लेकिन जब आगे और सब साइट्स की खोज हुई तो पता चला कि ये जो जितनी भी साइट्स हैं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बिखरी हुई हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ये साइट्स मुख्यतः सिंधु की सहायक नदी सरस्वती के आसपास थी, जो अभी विलुप्त हो चुकी है, किंतु ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान में जो भारत की घग्गर नदी जो पाकिस्तान में जाकर जिसको हकरा कहा जाता है, उसी के इर्द गिर्द जो है सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग था। तो यही माना जाता है कि जितने भी सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षेत्र हैं वो इसी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द थे। इन सारे पुरा स्थलों में सबसे पश्चिमी जो छोर है उसका नाम है सूत्का गेंडोर। सूत्का गेंडोर ये जगह है बलूचिस्तान में, दश्क नदी के तट पर। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सूत्का गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, दश्क नदी के तट पर। इसके अलावा सबसे जो पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, मेरठ में, और ये जो नगर है आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के तट पर है। तो ये पूरा स्थल किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी। सबसे उत्तरी में जो पूरा स्थल है वो है मांदा, जम्मू कश्मीर के निकट। जम्मू कश्मीर में मांदा नामक स्थान है, वो उसका सबसे उत्तरी पूरा स्थल माना जाता है, और ये है चिनाव नदी के पास। चिनाव नदी के पास में है मांदा। और सबसे दक्षिणी जो पूरा स्थल है वो है दाइमाबाद। दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। तो इस मैप में हम देखते हैं, ये देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नगरों के नाम दिए हुए हैं जो कि हड़प्पन साइट्स हैं। मोहनजोदाड़ो, सूत्का गेंडर, धोलावीरा, रंगपुर, बनवाली, कालीबंगन। उसके बाद हमारा जो उत्तरी छोर है मांदा। तो ये सारे हमारे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नगर हैं ये। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा, रावी नदी के तट पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही देखिए जितने भी पूरा स्थल है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही रखा गया। इसके अलावा हम एक और मैप देख लेते हैं। इस मैप में देखिए और क्लियर पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये है सूत्का गेंडोर जो कि इधर दश्क नदी के पास में है। उसके अलावा यहाँ पे है धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल जो कि एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है इस सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके अलावा ये है मांदा, राखीगढ़ी। तो ये सारे पुरातात्विक स्थल जो आप देख पा रहे हैं ये सब हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। आगे आते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से ये एक है, ये है इसकी नगर योजना। नगर योजना से तात्पर्य ये है कि हड़प्पा वासी जो थे वो अपने नगर को कैसे इन्होंने बसाया, अपने नगर की व्यवस्था उन्होंने कैसे रखी। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को जानेंगे। तो यह पहली बात तो हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो भी बहुत ज़्यादा विकसित, बहुत ही विकसित अर्बन सिविलाइजेशन थी ये। और इसके 6 जो सबसे बड़े नगर थे वो हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़बारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये इसके 6 सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। इन लोगों के जो नगर थे वो मुख्यतः 2 भागों में बटे हुए थे। उसमें जो सबसे ऊपरी भाग होता था वो होता सिटाडल। सिटाडल थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता था
जो उसमें मुख्य मुख्य भवन उसी में होते थे और ये इस नगर का प्रशासनिक केंद्र होता था। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें रहती थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में आप जैसे मोहनजोदाड़ो में मिले हैं वृहद स्नानागार और अन्नागार, तो ये हमारे सिटाडेल में ही पाए गए हैं। सिटाडेल ऊंचाई में क्यों बनाए जाते थे, इसके पीछे एक कारण है। सिटाडेल ऊंचाई में इसलिए बनाए जाते थे ताकि कभी कभी बाढ़ आ जाए नदियों में तो वहाँ पे वो जगह सुरक्षित रहे। इसके अलावा आक्रमण वगैरह है, जानवरों से बचने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सिटाडेल ऊंचाई पे बनाए जाते थे। इस सिटाडेल के अलावा जो दूसरा भाग नगर का था वो था निम्न नगर। निम्न नगर में सिटाडेल के चारों तरफ आम जन के रहने के लिए एक नगर बनाया गया था, जिसमें सब लोगों के घर बने हुए रहते थे और वो उसमें रहते थे। तो ये जो नगर रहता था, नगर की व्यवस्था कैसी थी, तो नगर में गलियां जो थी या तो पूरब पश्चिम से या तो उत्तर दक्षिण की तरफ से होती थी और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी पूरी तरह से। ऐसे नहीं जो आजकल में देखते हैं कहीं से भी गली चली जाती है, किधर भी मुड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे गलियाँ पूरी तरह से 90 डिग्री पर काटती थी, मतलब समकोण पे काटती थी। तो वो नगर की जो व्यवस्था थी ये काफ़ी जो है आधुनिक थी। वो लोग जो उनके गलियाँ और सड़कें ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। घर के जो दरवाजे होते थे वो कभी भी मेन सड़क की ओर नहीं खुलते थे, जो मुख्य सड़क है उसकी तरफ दरवाजे नहीं खुलते थे, दरवाजे बल्कि दूसरी तरफ में खुलते थे। जैसे कि ये हमारी मुख्य सड़क है, तो यहाँ पे जो घर बनेंगे उनके दरवाजे इस तरफ में होंगे, इस तरफ में ये दरवाजे खुलेंगे और मुख्य नगर की तरफ दरवाजे नहीं खुलेंगे। और यहाँ पे जो सकरी गली होगी, इसी सकरी गली की तरफ दरवाजे खुलेंगे। नालियाँ जो होंगी वो इसी गलियों में होंगी, सड़कों पर नालियाँ नहीं होंगी। इस तरह से ये बनाया गया था। भवनों के जो निर्माण होता था एक विशेष आकार की पक्की ईंटों से किया जाता था। उन ईंटों का आकार जो है वो निश्चित रहता था 4:2:1 के रेशियो में। तो ये ईंटें पक्की होती थी। तो उस समय हम देख सकते हैं कि जैसे लोग अभी भी कच्चे घर बना कर रहते हैं, लेकिन उस समय जो उतने सालों पुरानी सभ्यता है, इस 4000 साल पुरानी सभ्यता में भी पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे। तो ये लोग काफ़ी उन्नत कर चुके थे, काफ़ी डेवलप कर चुके थे। यहाँ की जो नालियाँ थी वो काफ़ी व्यवस्थित थी और ये नालियाँ जो है सड़कों की तरफ, घर के पीछे में सड़कों की तरफ से खुलती थी। सड़कों की तरफ ये नालियाँ जो है बनी रहती थी और नालियों में को लकड़ी या ईंटों से ढका रहता था। तो जो हमें नालियाँ प्राप्त हुई हैं, नालियाँ जो खुदाई में मिली हैं, उनमें कुछ नालियाँ अभी भी ढकी हुई मिली हैं और कुछ ढकी हुई नहीं मिली हैं। तो इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि वो शायद लकड़ी वगैरह से ढकी हुई थी, जो कि नष्ट हो चुकी है, इसलिए वो हमें अब ओपन में मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए नालियों का सिस्टम कैसा था। तो इस तरह से वो लोग जो है नालियों की व्यवस्था करते थे। प्रत्येक घर में अपना स्नानागार होता था और ये इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये एक अत्यंत विकसित नगर प्रणाली थी। इनकी नगर प्रणाली बहुत ही ज़्यादा विकसित थी और इन लोगों इसमें जो है चान्होदारो एक ऐसा नगर है जिसमें सिटाडेल नहीं पाया गया है। बाकी सभी नगरों में ये सिटाडेल और निम्न नगर के जो है क्षेत्र पाए गए हैं। अच्छा, तो कुछ क्षेत्रों में ये जो नगर हैं ये दीवारों से घिरे हुए होते थे। मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि नगर जो है दीवारों से घिरे रहते थे। इसमें जो है एक उदाहरण हम देख सकते हैं, कालीबंगन जो है वो पूरी तरह से दीवारों से घिरा हुआ नगर है। तो चलिए आज का क्विज देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस साल में किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में किसने की थी? दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, उनके नाम क्या थे? मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं बताई थी, उन सभ्यताओं के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी पुरास्थल है उसका नाम बताना है। सबसे उत्तरी पुरास्थल, तो यहाँ पे आपको सबसे उत्तरी पुरास्थल का नाम बताना है। और सबसे दक्षिणी पुरास्थल, तो यहाँ पे आपको सबसे दक्षिणी पुरास्थल का नाम बताना है। इसके अलावा ऐसा कौन सा नगर है जिसमें सिटाडेल नहीं है? तो ऐसा कौन सा नगर है जिसकी खुदाई में हमें कोई भी सिटाडेल प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये रहे आपके प्रश्न। इसके आंसर आप लोग कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए पिछले दिन का क्विज देख लेते हैं, पिछले लेक्चर का। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने प्रश्न पूछे थे वो है,
भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? हमारा दूसरा प्रश्न था गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया वेद कौन सा है, उसका नाम बताना था। हमारा तीसरा प्रश्न था पुराणों की कुल संख्या कितनी है और उनकी रचना किसने की थी? हमारा चौथा प्रश्न था बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में लिखी गई हैं? हमारा पांचवा प्रश्न था भगवती सूत्र ये जो पुस्तक है ये किस धर्म से जुड़ी हुई है? हमारा अगला प्रश्न रास तरंगिनी जो ये पुस्तक है ये कहाँ का इतिहास हमें बताती है और इसके रचयिता कौन थे? उसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हर्षचरित जो है ये पुस्तक ये किसने लिखी थी? अगला प्रश्न इंडिका पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी और ये हमें किस काल के इतिहास के बारे में बताती है? हमारा अगला प्रश्न ह्वेनसांग किस शासक के दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग जब भारत आया था तो वो किस शासक के दरबार में आया था? हमारा अगला प्रश्न है अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है वो हमें यहाँ पे बताना था। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका उत्तर होगा वेद। हमारा दूसरा प्रश्न था कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है? तो उसका उत्तर होगा यजुर्वेद। हमारा अगला प्रश्न था पुराण कुल कितने हैं? तो 18 और उनकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। हमारा अगला प्रश्न था बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ, तो ये जो पुस्तक में लिखी गई है उस ग्रंथ का नाम है जातक। तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हमें जानने को मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न था भगवती सूत्र किस धर्म से जुड़ा है? तो भगवती सूत्र जो ये पुस्तक है ये जैन धर्म से जुड़ी हुई है। हमारा अगला प्रश्न रास तरंगिनी कहाँ का इतिहास बताता है और इसे किसने लिखा था? तो रास तरंगिनी कश्मीर का इतिहास बताता है और इसे कल्हड़ ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न था हर्षचरित नाम की जो ये पुस्तक है इसे किसने लिखी थी? ये होगा, इसका उत्तर होगा वाणभट्ट। इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसकी थी? तो वो पुस्तक मेगास्थनीज की थी और उस पुस्तक में किस काल के बारे में बताया गया है? तो उस पुस्तक में मौर्य काल के बारे में बताया गया है। ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था और अलबरूनी की पुस्तक जिससे हमें भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास जानने को मिलता है वो थी तहकीके हिंद। तो तहकीके हिंद नामक पुस्तक से हमें भारत की जानकारी मिलती है। तो ये थी पुस्तक अलबरूनी की। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।